चलो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एसी सर्किट। ठीक है, अब हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में ये देख लिया था ब्रीफली एसी करंट क्या होता है, किससे जनरेट होता है, क्या था वो डिवाइस का नाम जिससे एसी करंट जनरेट होता है, बोलो डिवाइस को क्या बोलते थे, क्या नाम था उसका, एसी जनरेटर। और एसी जनरेटर में हमने देखा कि करंट जो एसी करंट जनरेट होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, करंट के लिए भी और ईएमएफ के लिए भी। ठीक है, तो अब उस एसी करंट को यहाँ उस एसी करंट के बारे में और थोड़ी टेक्निकलिटीज आपको इस चैप्टर में मालूम पड़ेगी और वी विल यूज दैट एसी करंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट और देखेंगे फिर उन सर्किट्स में करंट की या ईएमएफ की क्या इक्वेशन निकल के आती है। ठीक है, कहीं ना कहीं अभी हम लोगों को ये एक्चुअल डिवाइसेस होंगे जिनमें से एसी करंट फ्लो हो रहा होगा। अब उन डिवाइसेस को हम सर्किट्स में यूज करते हैं इसलिए हम उनकी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ताकि इनमें से जो करंट वोल्टेज फ्लो होगा उसके बारे में जानकर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट डिजाइन कर सकें। हम लोगों को तो इतना डिटेल में नहीं है सर्किट डिजाइन करना ये सब, ठीक है, बट बहुत बेसिक तौर पे है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट और कुछ के कॉम्बिनेशंस भी है, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। इन सब सर्किट्स में कौन सा करंट फ्लो होने वाला है, एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। तो चलो उसी से शुरुआत करते हैं ना, व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट को अगर कंपैरिजन में समझते तो और अच्छे से समझ में आता है। किसके साथ कंपैरिजन में, डायरेक्ट करंट के साथ। ठीक है, एक करंट ऐसा भी होता था एसी करंट से, एसी करंट बोलना ठीक नहीं क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में ही करंट आ गया, एसी में ही वो करंट आ गया। तो एसी जब मैं बोलूं तो समझ लेना अल्टरनेटिंग करंट है और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। तो एसी से पहले दुनिया में ऑलरेडी डीसी था। ठीक है, और अगर उसकी वेवफॉर्म अगर हम देखने जाएं डीसी करंट की, प्योर डीसी की, तो कुछ इस तरीके से होती थी। और डीसी करंट को अगर हम डिफाइन करें तो वो कुछ इस तरीके से होता है, इट इज अ करंट विच फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, मतलब सिर्फ ये डीसी नहीं है। अगर आपको कहीं पे ऐसा करंट देखने को मिल रहा है, कोई करंट का वेवफॉर्म ऐसे देखने को मिल रहा है, कोई करंट का वेवफॉर्म ऐसे देखने को मिल रहा है, कोई करंट का वेवफॉर्म ऐसे देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो ये भी एसी करंट ही है, सॉरी डीसी करंट ही है। व्हाई डीसी? बिकॉज इट इज फ्लोइंग ओनली इन वन डायरेक्शन, यानी पॉजिटिव साइड पे आपको खाली करंट की जो ग्राफ है वो दिखेगा। और अल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है, इट इज अ करंट विच फ्लोज इन टू डायरेक्शन। ठीक है, अब जो डायरेक्शन में बोल रहा हूं ना, इन कॉन्टेक्स्ट टू ग्राफ बोल रहा हूं। ठीक है, मतलब ये ग्राफ में इसके करंट के ग्राफ को देखने से ये समझ में आता है कि करंट दो डायरेक्शन में, और दो डायरेक्शन कौन से, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। और डीसी को देखें तो ऐसा कुछ नहीं दिखता, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में दिखता है। बोलो क्लियर है? ऐसा क्यों बनेगा एसी करंट का ग्राफ, वो भी मैंने आपको बता चुका हूं जब हमने अल्टरनेटिंग एसी जनरेटर पढ़ा था, उससे पूरी निकल के आई थी एसी करंट की क्या इक्वेशन होगी। ठीक है, साइनोसॉइडल फंक्शन आता है, साइनोसॉइडल इक्वेशन आती है, उसके लिए ये ग्राफ बनता है। बोलो इतना क्लियर है? हाँ, अब थोड़ा सा सोच के देखो दोस्तों कि ये हो गया अल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट? अ करंट विच फ्लोज इन टू डायरेक्शन। ठीक है, और हर डायरेक्शन में इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी। मान लो ये करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ठीक है, ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है आई नॉट, तो इसको मैं प्लस दे दिया, पॉजिटिव साइड है इसके लिए। और नेगेटिव में भी इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसको मैं बोल दूंगा माइनस आई नॉट। आई नॉट तो वैल्यू दोनों जगह आई नॉट ही रहेगी, लेकिन माइनस प्लस डायरेक्शन के अपोजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए डाल रहा हूं। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा, अच्छा ये एक साइकिल हो गई एसी करंट की, हाँ ठीक है, एक ही साइकिल में देखो एसी जो है दो बार जीरो हो रहा है, एसी करंट की वैल्यू दो बार जीरो होगी। यहां से शुरू हुआ तो इसको नहीं कंसिडर करते, चलो यहां से तो शुरू हुआ, यहां से शुरू हुआ, यहां पहुंचा, इसकी वैल्यू बड़ी बड़ी बड़ी, फिर कम हुई, यहां आके जीरो हो गई, फिर ये वैल्यू बढ़ी, अपोजिट में बढ़ी, फिर यहां आके
मतलब ये ग्राफ आपको 100% ट्रू पिक्चर बता रहा है एसी करंट टाइम के साथ कैसे बिहेव करेगा, राइट। मतलब अगर मैं कहीं पे एसी करंट स्टार्ट कर दूं, एसी की सप्लाई देना स्टार्ट कर दूं, तो टाइम के कोई तो इंस्टेंट पे करंट जीरो हो रहा होगा, टाइम के कोई तो इंस्टेंट पे करंट जीरो हो रहा होगा। अब किसी चीज में अगर जीरो करंट दूंगा तो वो चलेगी क्या? जैसे फैन है, उसको मैं जीरो करंट दे रहा हूं तो फैन रन होगा। लाइट को मैं जीरो करंट दूंगा तो लाइट चलेगी। एक और थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ में, इसके लिए मैं आपको और क्लैरिटी देता हूं। हमारे घर पे जो सप्लाई आती है वो होती है 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, नियरली 50 to 60 हर्ट्ज। अब मैंने आपको बताया था ये क्या होती है, बोलो फ्रीक्वेंसी। यूनिट देख के समझ में आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी को इंटरप्रेट कैसा करते हैं हम लोग? 50 हर्ट्ज बोला है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का मैंने मतलब क्या समझाया था? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकंड में अरे बोलो कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है। ये किस चीज का मेजर देगा हमको? फ्रीक्वेंसी का। इसका तो अगर हमारे घर में जो सप्लाई आ रही है वो 50 हर्ट्ज की है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि हमारे घरों में जो करंट आ रहा है उसमें एक सेकंड में ऐसी 50 साइकिल बन रही है। समझे मेरी बात? यानी अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करके 50 करूंगा तब जाके एक सेकंड होगा। समझे मेरी बात? वो तो हम लोग पढ़ने के लिए ऐसे बड़े बड़े ग्राफ बना दे, लेकिन अगर इसको मैं एक्चुअल में थोड़ा सा आपको आइडिया दूं तो अगर हमारे घरों पे जो सप्लाई आ रही है उससे अगर आप इसको इमेजिन कर सकते हो तो समझ में आ रहा। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या? एक सेकंड में जितनी साइकिल कंप्लीट हुई उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। 50 हर्ट्ज मतलब एक सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट हो रही है, बराबर। तो अगर मैं कह रहा हूं, और हमने देखा एक सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है? 50। कितनी? और हमने देखा कि एक साइकिल के अंदर कम से कम एसी की वैल्यू कितनी बार जीरो होती है? अरे ये तो क्लियर है ना यहां से? हाँ, 2 बार। तो 50 साइकिल में कितनी बार एसी करंट की वैल्यू जीरो हुई होगी? 100 बार। ओहो, समझ रहे हो? मतलब यानी एक सेकेंड में करंट की जो वैल्यू है 100 बार जीरो हो रही है। तो क्या 100 बार ये लाइट बन बुझ होनी चाहिए? क्या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ करंट तो दिख नहीं रहा हम लोग को, क्योंकि करंट बार बार जीरो हो रहा है। हाँ। तो अगर मुझे कोई चीज को डिजाइन करना हो, अब सोच के देखो ये बात, जैसे ये लाइट है, इसको मैंने दुकान से लाया, इसका कुछ वोल्ट दिया होगा, उस वोल्ट के हिसाब से मैंने इसका पता लगाया कि इस पे कितना करंट जाना चाहिए। तो एग्जांपल लेट से मुझे मालूम पड़ा कि इसके अंदर 1 एम्पियर, एग्जांपल के तो बोल रहा हूं 1 एम्पियर जाना चाहिए, लेकिन 1 एम्पियर तो कांस्टेंट वैल्यू हुई। और एसी करंट का जो ग्राफ है वो हमको दिखाता है ये तो टाइम के साथ वेरी होता है, ये कांस्टेंट करंट हमको देता ही नहीं। तो अगर मैं 1 एम्पियर चाह रहा हूं इसके अंदर, तो मुझे बताओ वो करंट की कौन सी वैल्यू होगी 1 एम्पियर? क्योंकि कहां लू ये करंट की कौन सी वैल्यू? ये वैल्यू, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर एसी करंट को ध्यान में रखकर मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है तो मैं करंट की कौन सी वैल्यू के लिए वो प्रोडक्ट को डिजाइन करूं? एक सेकंड में तो 100 बार जीरो हो रहा है, तो कौन सी वैल्यू में डिसाइड तो एक सेकंड में तो 1 मिली सेकंड ऐसा उसको मैं आधा करते जाऊंगा। तो मैं कौन सी वैल्यू को पकड़ूं जिससे मैं बोल सकता हूं कि हाँ मेरे प्रोडक्ट को इतना करंट चाहिए और ये एसी मुझे उतना देगा? तो जब कोई चीज की हम लोग एक फिक्स वैल्यू नहीं निकाल सकते तो इसका हम लोग क्या ले सकते हैं? थोड़ा सोच के देखो, थोड़ा सा लॉजिकली दिमाग लगाओ। अगर मैं ये नहीं पता लगा सकता कि इसकी कौन सी एक वैल्यू, ये ग्राफ देख के तो मैं डायरेक्ट नहीं बता सकता। अभी देखो एसी का डीसी का ग्राफ है, हाँ ये करंट वर्सेस टाइम ग्राफ है डीसी के लिए। फॉर एग्जांपल ये होता है प्योर डीसी। तो मेरे को मालूम है कि अगर किसी ने मुझे कह दिया कि हाँ भाई इतने वोल्ट का कोई चीज है तो इसको कितना करंट लगेगा डीसी में बताओ,
तो डीसी का ग्राफ देख के मैं एक कांस्टेंट वैल्यू बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि देखो टाइम के साथ इसकी वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही, यही है। तो इसकी एक वैल्यू तो मैं डिफाइन कर सकता हूं। लेकिन अगर यहाँ पे कोई मेरे से पूछे कि बताओ मुझे एक चीज बनानी है जो एसी करंट पे चल सके, तो मैं उसको कितने एम्पियर एसी करंट के लिए के हिसाब से मैं उसको बनाऊं, तो आप आंसर दो। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे कोई एक करंट की वैल्यू बता ही नहीं सकता, क्योंकि हर पॉइंट पे इसकी टाइम के साथ करंट की वैल्यू क्या होगी, अलग होगी। तो मैं बोलता चलो लेकिन मुझे डिजाइन तो करना है, मुझे बनाना तो है, तो मुझे कोई एक वैल्यू तो चाहिए ना करंट की। तो मैं क्या बोलूंगा, चलो इस काम करते, इसका क्या निकाल लेते हैं, एवरेज। हाँ, ये सारी वैल्यूज, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, जैसे 10-15 मैंने टाइम इंस्टेंस ले लिया, मान लो यहाँ पे एक टाइम ले लिया, यहाँ पे एक टाइम, यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे टाइम इंस्टेंस ले लिया। हर टाइम पे मैंने देखा करंट क्या है, उनको प्लस किया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ रीडिंग क्या, मुझे एवरेज कैसे निकालते हैं मालूम है ना, टोटल जो भी वैल्यू है डिवाइड बाय नंबर ऑफ रीडिंग, है ना। तो मेरे को एक एवरेज वैल्यू आ गई। हाँ, अब दिमाग कहता है मुझे, हाँ सर अब एक नंबर आ रहा है, अब एक नंबर आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे करंट की वैल्यू 10, 20, 30, 10, 20, 50, फिर कम हो रही है, फिर यहाँ पे बढ़ रही है, क्लियर है। तो इन सबको मैं ऐड करके डिवाइड कर दो नंबर ऑफ रीडिंग से, तो क्या मुझे एक वैल्यू मिलेगी। हाँ, मैं बोल सकता हूँ सर इतना एवरेज करंट होगा, तो लगभग वेरी हो, ऊपर हो नीचे हो, लेकिन इतना करंट तो एवरेज रहने वाला है। एवरेज का मतलब क्या होता है भाई, जैसे मान लो आपके पास 5 रुपए, इसके पास 10 रुपए, इसके पास 50 रुपए, इसके पास 25 रुपए। अब मैं बोलूं बताओ एवरेज पैसा कितना है तुम लोगों के पास, तो आप लोग क्या करोगे, सबके पैसे को प्लस करोगे, डिवाइड बाय जितने लोग हैं वो कर दोगे, बराबर। इसका मतलब कि एवरेज का अगर सिंपल मतलब बताऊं तो यही होता है ना, कि अगर वो पैसा मैं बराबर बराबर सब में बांटता तो सबके पास उतना ही अमाउंट होता जो एवरेज का आंसर आएगा। क्या एवरेज का मतलब यही होता है। हाँ, तो हाँ फिर मैं मान के चल सकता हूँ, हाँ चलो ये एक रीडिंग इसके हिसाब से बना सकता हूँ मैं। हाँ, एवरेज निकाला मैंने, मान लो एवरेज आई मुझे 2 एम्पियर, तो मैं बोलूंगा हाँ अब मैं कोई जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ इसी पे काम करने वाला, मैं 2 एम्पियर के लिए बना सकता हूँ। आप समझे, मतलब जो थॉट प्रोसेस से अभी हम लोग गुजरे वो समझ में आया कि कोई नीड पड़ी हमको एसी करंट पे चलाने की। अब पता ही नहीं भाई उसको बनाए, लेकिन कितने करंट के हिसाब से हम उसको बनाए, बराबर। तो फिर ऑटोमेटिकली देखो उसने, मैंने तो आंसर नहीं बताया, लेकिन लॉजिकली सोच के इसने बताया कि हाँ सर एवरेज ले सकते हैं हम लोग, तो एवरेज की एक वैल्यू आएगी करंट की, उसके लिए वो करंट को हम डिजाइन कर सकते हैं। बोलो क्लियर है। तो ही वॉज राइट, ठीक है। तो फिर हम लोग को क्या लगेगी, अब क्या लगेगी एसी की, क्या चाहिए अब एग्जैक्टली क्या चाहिए अब एसी की एवरेज वैल्यू, क्या चाहिए। एक साइकिल में जो एवरेज वैल्यू निकलेगी वही हर साइकिल के लिए रहेगी। सारी साइकिल तो फिर उसके बाद सेम ही है ना, ट्रू है ये चीज, समझ में आया। और इसका मैं आपको बता रहा था, तो इससे आप ये भी देख सकते हो, मैंने क्या कहा 50 एक साइकिल में 50 एक सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट हो रही है, तो कितनी बार ये बन कुछ हो रहा होगा 100 बार। वैसे तो फट जाना चाहिए, लेकिन अभी भी इसके अंदर जा रही है, फट रहा है क्या आपको, तो ये अभी भी पर सेकंड, अभी भी ये पर सेकंड 100 बार बन चालू हो रहा है, बट तुम्हारी आईज उस फ्रीक्वेंसी को कैच नहीं कर सकती। यही चीज आप अपने कैमरा ऑन करो, इसकी तरफ पॉइंट करो और फ्रेम रेट बढ़ा दो, ठीक है, फ्रेम रेट बढ़ा दो, तो तुमको ये बन चालू होते हुए दिखेगी एकदम एग्जैक्टली 1 सेकंड में 50 बार, लेकिन बन चालू होते हुए दिखेगी, क्योंकि कैमरे की एबिलिटी है उसको उतनी फ्रेम को देखने की, ठीक है। अब मेरी आंखें प्रोसेस ही नहीं कर पा रही होगी 1 सेकंड में 50 बार हो रहा है, तो मेरी आंख के लिए तो कांस्टेंट ही है, समझे। हाँ, क्लियर है, लेकिन वेरी तो हो रही है, समझ में आ रहा है क्या नहीं। हाँ, अभी जैसे एग्जांपल के तौर पर ये देखना आप लोग, जैसे पुराना मैंने तो ये करके देखा था, N90 या N95 फोन था नोकिया का, उसमें Zeiss का कैमरा था, अभी वीवो के फोन्स में आने लगा है, ठीक है। तो अभी आप नॉर्मली ऊपर सीलिंग फैन को देखते हो तो ऐसा नहीं लगता एक सर्कल घूम रहा है, एक ब्लेड दिखता है कि आपको अलग अलग घूमते हुए, नहीं। लेकिन वो कैमरे से जब आप फोटो ले लोगे ना, तो फोटो में रुका हुआ ही रहेगा कैमरा फैन। तो क्या उसने क्या किया, उसकी कैपेसिटी है उतनी फ्रीक्वेंसी, उतने रेट को उसको कैप्चर करने की। मेरी आंखें उसको एक फ्रेम को तोड़ के नहीं देख सकती, लेकिन वो कैमरा कर सकता है। आई बात समझ में। तो उसी तरह अभी भी ये हो रही होगी बन चालू 1 सेकंड में 100 बार, गुजर गया अभी 1 सेकंड, देखो 100 बार बन चालू होगी, तो दिखेगा कि इतने कम टाइम के लिए हमारी आंखें नहीं डिस्टिंग्विश कर पाती क्यों बन चालू हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है।
चलो, तो अब मेरे को जहां पे आपको लेके जाना था ही, मैं चाह रहा था कि आपका माइंड जो सोचे, जिस थॉट प्रोसेस पे आए, आप लोग एग्जैक्टली उस पे आए। ठीक है, कि हमारे को एक नीड थी भाई एसी करंट का, मैंने देखा जनरेटर से, मैंने इक्वेशन निकाली, इक्वेशन कहती है कि टाइम के साथ करंट चेंज होगा, राइट। तो भाई मेरे को कोई चीज बनानी है तो मैं कैसे बनाऊं, हर टाइम के साथ तो ये चेंज हो रहा है। तो फिर अमान ने कहा कि सर एक काम करो, एवरेज निकाल लो इस करंट का। एवरेज निकलेगा तो एक वैल्यू आएगी करंट की, उस करंट की वैल्यू पर हम लोग जो है अपना जो भी अपने को बनाना है मशीन, वो अपन बनाते हैं। ठीक है, तो एवरेज निकाल लूं फिर मैं एसी की एक साइकिल का, बोलो। हाँ, तो एक साइकिल एसी की कैसी दिखती है, करंट वर्सेस टाइम का। ये हमने ग्राफ ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, ये करंट की मान लो यहाँ पे पॉजिटिव में मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट, या नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू है माइनस आई नॉट। बोलो क्लियर है? ये मैक्सिमम वैल्यू होगी करंट की पॉजिटिव में, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी करंट की नेगेटिव में। यहाँ पे क्या होगा, जीरो, टाइम होगा जीरो। ये हो गया करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। मुझे बताओ ये इतना टाइम अगर मैं पूछूं आपसे क्या है, तो ये क्या होगा, बोलो इतना टाइम। हाँ, कैपिटल टी इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। वेरी गुड। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मुझे इतना टाइम कितना होगा, मतलब ये आधा कितना होगा, ये कैपिटल टी बाय 2। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ये पाव कितना होगा, क्या होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ मुझे ये कितना होगा, ये इतना, ये हिस्सा, ये मतलब यहाँ का ये टाइम कितना होगा, बोलो। T/3 नहीं, क्या समझाया था, ये इतना टुकड़ा क्या है, ये इतना टुकड़ा क्या है, ये T/4, और ये कितना हुआ 2T/4, ये कितना हुआ 3T/4। बस ये कितना हो गया 3T/4। समझे, क्लियर है, आता है समझ में आया। अब एवरेज किसका निकालना है, इतने हिस्से का, तो इसका एवरेज होगा वही सारों का होगा ना, क्लियर है। चलो निकालने जाते हैं हम इसका एवरेज। उससे पहले थोड़ी हेडिंग लिख लेते हैं थोड़ा सा बुक में, एसी करंट के बारे में कुछ जानकारियां डाल देते हैं। स्टार डालो, लिखो एसी करंट। एसी करंट्स का डेफिनेशन ठीक है हमने, का डेफिनेशन क्या आएगा, द करंट which has two direction is called alternating current. Current which has two direction is called as alternating current. It's 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 called as alternating current. दिखा, लिखे आपने, ओके। क्या क्या निकालना है अपने को, एवरेज। इसका सिंबल भी बना लो नीचे, ऐसा ये बना लो ग्राफ। इसकी इक्वेशंस भी लिख लो, इक्वेशन लिखो पहले, ग्राफ बनाओ, सेम ग्राफ V वर्सेस T के लिए बनेगा। अब मैं V बोलूं या E बोलूं, एक ही बात है। E मींस EMF, V मींस वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सारे ही एक ही चिड़िया के नाम है, बराबर ना। हाँ, जल्दी। करे हो गया। ये सब अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हम लिख रहे हैं, है ना। करो ये। इसके बाद नीचे लिखना इक्वेशन ऑफ करंट फॉर एसी। इक्वेशन ऑफ एसी लिख दो। इक्वेशन ऑफ मतलब अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। और उसके नीचे लिखो फॉर करंट इक्वेशंस कर दो उसको। इक्वेशंस फॉर एसी। तो पहली इक्वेशन किसके लिए होगी? करंट के लिए। फॉर करंट
फॉर करंट I इज इक्वल्स टू क्या आया था, I इज इक्वल्स टू क्या आई थी करंट की इक्वेशन, हाँ हाँ आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है लिखो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है स्मॉल आई लिखना, स्मॉल आई इज इक्वल टू स्मॉल आई नॉट साइन, इक्वेशन ऑफ करंट क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड इक्वेशन ऑफ ईएमएफ या वोल्टेज क्या हो जाएगी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है, इसको कहीं बुक्स में आपको ऐसा भी दिखेगा V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो कोई डरने की बात है क्या, नहीं, वोल्टेज जो है तो ईएमएफ है। क्लियर है, हाँ ठीक है। तो अब हमारे पास करंट आ गया, हमारे पास ईएमएफ आ गया, क्या निकालना था हमको, एवरेज, क्या निकालना था, तो इसका एवरेज कैसे निकाले भाई, हाँ कैसे हम लोग इसके लिए एक एक टाइम की वैल्यू निकाल पाएंगे, तो इसका एक एवरेज निकालने का आपको तरीका बता रहा हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड एवरेज बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। अभी तक तो छोटे बच्चों में ऐसा करते थे, ये प्लस कर दिए, डिवाइड बाय n कर दिए, ठीक है ठीक है। हाँ अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ध्यान दो। यहाँ पे करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, बोलो, करंट की वैल्यू किसके साथ चेंज होगी, टाइम के साथ, किसके साथ, टाइम के साथ। आई बात समझ में, करंट डिपेंड्स ऑन टाइम, ये क्लियर है, ये क्लियर है, क्लियर है ना। तो अगर एक क्वांटिटी है जो किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, तो उसको मैं ये कह सकता हूं कि जो क्वांटिटी डिपेंड कर रही है वो फंक्शन है उस क्वांटिटी का जिस पे डिपेंड कर रही है। एग्जाम्पल, यहां कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, तो कहना है करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हाँ अब एरिया लिया आपने, एरिया क्या होती है, लेंथ स्क्वायर। एरिया की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन किसके चेंज होने पे, एल के चेंज होने पे। तो क्या मैं बोल सकता हूं एरिया जो डिपेंड करता है लेंथ पे, तो इसको मैं वर्ड्स में बोलूं तो एरिया इज अ फंक्शन ऑफ, ये मैथ्स की चीज बता रहा हूं मैं आपको, बहुत बेसिक, एरिया इज अ फंक्शन ऑफ लेंथ। तो यहां मैं क्या बोल सकता हूं कि करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ऐसी कोई क्वांटिटी y पे है, देखो यहां मैं बोल सकता हूं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर है, हाँ। या फिर अगर कोई, अच्छा यहाँ पे करंट जो है ये कौन सी एक्सिस पे, y, टाइम जो है ये कौन सी एक्सिस पे, x, कौन सी एक्सिस पे। तो अक्सर हम ऐसा लिखते हैं कि y एक्सिस पे जो भी चीजें होती है ना, y एक्सिस पे जो भी चीजें होती है ना, वो डिपेंड करती है उन चीजों पे जो x एक्सिस पे वेरी हो रही है। y भी वेरिएबल है, करंट भी वेरी हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना, लेकिन किसके साथ वेरी हो रहा है, टाइम के साथ। किसके साथ, तो कहना है करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, करंट इज अ फंक्शन ऑफ, करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये अगर y पे है तो मैं बोल सकता हूँ ये फंक्शन ऑफ x है। बोलो क्लियर है, अगर ये y पे है, ये x पे है, तो मैं बोलूंगा समथिंग ऑन y इज फंक्शन ऑफ x, समथिंग ऑन y इज अ फंक्शन ऑफ x। बोलो क्लियर है, हाँ। बस मैं थोड़ा भूल रहा हूं कि इसको ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, ठीक है, लेकिन इसको बोलते तो यही है, क्या, एनीथिंग ऑन y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब कोई चीज y पे है जो फंक्शन है किसी चीज का जो x पे है, तो इसका एवरेज कैसे निकाले, तो इसका एवरेज कैसे निकाले, ठीक है। मुझे आप बताओ, वो बताऊंगा मैं, लेकिन यहां से मुझे पहले आप बताओ, अगर मुझे एवरेज करंट की वैल्यू चाहिए, करंट की वैल्यू क्या होती है, करंट की वैल्यू क्या होती है, बोलो, व्हाट इज करंट, चार्ज पर यूनिट टाइम। लेकिन इस फॉर्मूले से जो मुझे करंट की वैल्यू आएगी दैट विल बी एवरेज करंट। कौन सा करंट, कौन सा करंट, एवरेज करंट। कौन सा करंट, एवरेज करंट, ठीक है। अगर मुझे किसी इंस्टेंट पर मतलब मुझे इंस्टेंट पे तो चाहिए, मतलब ये टाइम पे करंट की क्या वैल्यू है, ये टाइम पे करंट की क्या वैल्यू है, ये टाइम पे, मुझे तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चाहिए। तो अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए मुझे करंट की, तो ये Q को क्या होना पड़ेगा फिर, बहुत छोटा,
जब किसी इंस्टेंट पर हमको कोई वैल्यू चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, उस क्वांटिटी को बहुत स्मॉल कर देते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ dq बाय dt होगा। ये आपने 11th में ऐसा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब निकालने के टाइम किए होंगे, ठीक है। एक होती है एवरेज वेलोसिटी, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस में ये छोटा टर्म रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, d। क्लियर है? हाँ, अरे बोलो। अब इसको देखो और मुझे बताते जाना कि मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, dq इज इक्वल टू I dt? बोलो, लिख सकता हूं dq इज इक्वल टू I dt, ऐसा लिख सकता हूं मैं? अरे बोलो। अगर मुझे टोटल क्यू निकालना है तो मुझे टोटल क्यू निकालना है, तो डी क्यू है, मुझे टोटल क्यू निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रेट कर सकता हूँ। कहना है इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, तो कहना है राइट दिस एज इंटीग्रेशन डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी टी। बोलो, डी क्यू को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, क्यू। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, आई डी टी। ये वैल्यू आ गई किसकी, किसकी वैल्यू आ गई, बोलो, चार्ज की वैल्यू आ गई। क्लियर है इतना? इसमें किसी को कोई डाउट है? हाँ, अच्छा, मुझे तो एवरेज निकालना था और एवरेज करंट की क्या वैल्यू थी, बड़ा क्यू अपॉन बड़ा टाइम, है ना। बड़ा डिफरेंस देखोगे तो वो एवरेज देता है, छोटा देखोगे तो वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है। इतना क्लियर है? मुझे बताओ क्यू की वैल्यू मुझे क्या आई यहां से, हाँ, क्यू की वैल्यू मुझे क्या आई, तो मुझे करंट का एवरेज ही तो चाहिए ना भाई। तो एवरेज वाली फॉर्मूले में मैं पुट कर रहा हूं, क्यू की क्या वैल्यू आई, इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन टी। इतना क्लियर है? अब जरा मुझे आप ये बताओ, ये क्या होता है, इंटीग्रेशन डीएक्स क्या होता है, 0 to x क्या होता है, इंटीग्रेशन डीएक्स 0 to x क्या होगा, x ही होगा ना भाई। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, फिर मैं लिमिट लगाऊंगा x 0, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस x ही बचेगा ना। हाँ, इंटीग्रेशन dy क्या होगा आंसर इसका, और अगर 0 से लगा दूं y तो भी y रहेगा। लिमिट अप्लाई कर दो, क्या होगा, 0 से y क्या होगा, y माइनस 0 y आएगा। इंटीग्रेशन dz आंसर 0 to z क्या आ जाएगा, z ही आएगा। तो मुझे बता इंटीग्रेशन dt 0 to t क्या आएगा आंसर, कैपिटल टी। हाँ, 0 से लेके पूरी एक साइकिल का अगर मैं टाइम पीरियड लगा दूं तो क्या आएगा, कैपिटल टी। बोलो क्लियर है? तो अगर ये इसको भी मैं क्या करता हूँ, बड़ा टाइम है ना, तो मैं इसको कैपिटल टी लिख देता हूँ, कैपिटल, ताकि समझ में आए इसके लिए, और कुछ नहीं। क्लियर है? अब मुझे आप ये बताओ कि मैं टी की जगह ये पूरा लिख सकता हूँ क्या नहीं, क्योंकि इसका आंसर यही तो आ रहा है। तो कहना है राइट आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। क्या ये फॉर्मूला सही है? मतलब मैंने अब हमने जस्ट क्या सीखा, एवरेज निकालना सीखा यूजिंग इंटीग्रेशन। यानी ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से आपको क्या आएगा, यहाँ इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो ये क्या निकल रहा है, करंट का एवरेज क्या निकल रहा है, करंट इज अ क्वांटिटी विच इज ऑन y एक्सिस, ठीक है, इट इज डिपेंडिंग ऑन समथिंग विच इज ऑन x एक्सिस, दैट इज dt बराबर। क्लियर है? क्लियर है? तो क्या मैं यहां बोल सकता हूं, करंट वॉज द फंक्शन ऑफ टाइम। अगर करंट टाइम का फंक्शन है तो मुझे करंट का एवरेज निकाल के बताओ, तो आप क्या बोलोगे सर, इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन, मतलब ये जिसका भी फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इसका क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं, मान लो कि पावर, देयर इज अ क्वांटिटी पावर, अगर ये डिपेंड करती है टाइम पे और मैं आपसे बोलूं पावर का एवरेज निकालो, तो आप क्या बोलोगे, इंटीग्रेशन पी डी टी बाय इंटीग्रेशन खत्म। समझ में आया? हाँ, तो इफ आई से देयर इज सम फंक्शन
देयर इज सम क्वांटिटी y विच इज फंक्शन ऑफ x, नाउ टेल मी एवरेज ऑफ y, तो आप क्या बोलोगे? इंटीग्रेशन y बाय dx। मतलब अभी मैंने आपको ये जनरल फॉर्मूला दे दिया, ना पावर है ना ये है, मैंने आपको y के टर्म्स में जनरल फॉर्मूला दे दिया टू फाइंड एवरेज बाय यूजिंग क्या यूज करके? इंटीग्रेशन यूज करके हम एवरेज भी निकाल सकते हैं। कैसे? अभी मैंने बताया, ये जनरल फॉर्मूला है। आपको कोई भी ऐसी चीज का फॉर्मूला y और x पे आपने कोई चीज देखा, ये वाली क्वांटिटी का एवरेज निकालना है y का, ठीक है, तो y वाली क्वांटिटी को यहां पुट कर दो, x वाली क्वांटिटी को यहां पुट कर दो, खास था, ठीक है। एग्जांपल इफ आई से टेल मी क्या ईएमएफ और ईएमएफ का ग्राफ भी ऐसी बनता था? तो अगर मैं बोलूं ईएमएफ का एवरेज निकालो तो क्या होगा? अब वो सब नहीं लिख रहा हूं, ईएमएफ का एवरेज बताओ क्या होगा? एवरेज ईएमएफ इंटीग्रेशन ई डी डी टी बाय इंटीग्रेशन सीख गए। मुश्किल लगता है लोगों को, लेकिन अभी जैसा मैंने बताया क्लियर है, ये दिमाग में अब हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। रटा नहीं रहा, इसलिए मैंने आपको पूरा करके दिखाया। बताना होता तो मैं डायरेक्ट ये भी बोलता था इफ समथिंग इज ऑन y डिपेंड्स ऑन x, इसका एवरेज ऐसे निकालते हैं, लेकिन यही एग्जैक्ट फॉर्मूला मैंने आपको देखो यहां से पूरा करके दिखाया ना। आया कि नहीं एवरेज का यही फॉर्मूला सेम? हाँ आया, क्लियर है, याद रहेगा ये? हाँ, वी नीड टू फाइंड एवरेज ऑफ समथिंग। नाउ एवरेज के लिखने के तरीके देख लो। लिखने के आई एवरेज को मैं एक तो ऐसा लिख सकता हूँ, आई एवरेज। दूसरा तरीका है आई एवरेज को लिखने का ऐसे, ये आई और उसके ऊपर ऐसे बार लगा दिया, ये भी एवरेज का तरीका है। ये 10th में लिखते थे मीन बताने के लिए। एक और तरीका है एवरेज चीज को लिखने का, आई, इसको ऐसा मैंने तो ऐसे एरोस के बीच में लगा दिया, ये भी क्या है? तरीका है क्या लिखने का? एवरेज। तो कहीं पे ऐसा ये ऐसे ब्रैकेट्स देखो और बीच में क्वांटिटी लिखी हुई देखो तो समझ जाना ये उसका एवरेज है। क्या है? समझ में आया? इतना क्लियर है? ये बेसिक्स रिक्वायरमेंट थी आपको आगे बढ़ने के लिए। मैंने अभी तक चालू भी नहीं किया कि प्रोसेस एवरेज निकालने का, मैं बस आपको इसको करने के लिए जो टूल्स चाहिए आप वो जमा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। गाड़ी बनानी है, गाड़ी बनाने के प्रोसेस में एक टाका भी नहीं मारे हम। अब तक क्या कर रहे थे? सिर्फ हम लोग यहाँ से टायर जमा कर रहे हैं, एक्सेल जमा कर रहे हैं, स्टीयरिंग जमा कर रहे हैं, बॉडी जमा कर रहे हैं, ठीक है। सब हो जाएगी, फिर एक साथ बैठ के कर सकते हैं, है क्या नहीं? हाँ, तो अब वही आगे बढ़ने के लिए आपको ये नॉलेज की रिक्वायरमेंट होना बहुत जरूरी था, क्योंकि आई एम श्योर कि ये नहीं मालूम होगा एवरेज का तरीका। मालूम था? नहीं ना? मैथ्स में हुआ है नहीं ना? फिर इसीलिए मैंने आपको ये पहले बताया, ठीक है। क्लियर है? तो अभी याद है? लिखना है क्या? वो लिखना है तो फिर लिखो कहीं साइड में, ये अपना लेकिन डेरिवेशन का हिस्सा नहीं है, समझने के लिए लिखना है तो लिखो। उसके हेडिंग ऐसे लगा सकते हो, टू फाइंड एवरेज ऑफ समथिंग बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एवरेज यूजिंग इंटीग्रेशन, ऐसा लिख दो चलेगा। फॉर्मूला टू फाइंड एवरेज ऑफ समथिंग यूजिंग इंटीग्रेशन, यूजिंग इंटीग्रेशन। वो जो फंक्शन का बारे में बताया वो समझ में आया ना? सच बोलो। अभी जब मैंने अभी आपको जब ये बताया, इससे पहले मैथ्स में आपने ये फंक्शन बहुत बार सुने होंगे। क्या होता है फंक्शन? देखो यही क्लैरिटी नहीं रहती हम लोग में ना, क्योंकि मेरे को खुद नहीं मालूम था, मतलब काफी मैं भी तो डिग्री वगैरह किया तभी भी मुझे नहीं मालूम था कि ये फंक्शन बोलते हैं इसको, बस फंक्शन ये होता क्या है। डेरिवेटिव नहीं, डेरिवेटिव वो सब एक वेग आइडिया, ये सब चीजें वर्ड्स आते हैं हमारे दिमाग में जब मैं ये बोलता हूँ कि फंक्शन हम डेरिवेटिव में करते हैं, इंटीग्रेशन में। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज अ फंक्शन। एक तो वो होता है जैसे आप तुम घर गए, आप नए कपड़े पहने, जूते पहने, खाना वाना खा के वहां से, वो एक फंक्शन होता है। तो मैं इससे ही पूछ रहा हूँ एक फंक्शन क्या होता है। तो ये एक्चुअल में मैथ्स में इसकी क्लैरिटी होना चाहिए, लेकिन होती नहीं है बच्चे लोग को, पता नहीं क्यों। बहुत बेसिक चीज है, अगर ये मालूम पड़े ना तो बहुत क्लैरिटी के साथ आप फिजिक्स की कई सारी चीजें समझ सकते हो। फंक्शन इज समथिंग विच इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है। फंक्शन ऑफ समथिंग मतलब जिस पे डिपेंड कर रहा है वो होती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट मतलब जैसे टाइम इंडिपेंडेंट है,
करंट को फर्क, टाइम को फर्क नहीं पड़ता करंट की वैल्यू से, लेकिन करंट को फर्क पड़ेगा टाइम की वैल्यू से, समझे? तो वो डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है? तो टाइम इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है दैट इज फंक्शन। वो क्या है? जैसे एरिया एक फंक्शन है, किसका फंक्शन है? तो एरिया इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसा बोलते हैं, समझे? हाँ, जैसे एग्जाम्पल, जैसे एक चीज है उस पर दूसरी क्वांटिटी डिपेंड कर रही है। जो इंडिपेंडेंट है वो हमेशा कौन से एक्सिस पे दिखेगी? एक्स पे। और जो डिपेंडेंट है वो कहां दिखेगी? वाई पे, ठीक है। तो ऐसी ये सिर्फ मैथ्स में नहीं है, तो तुम इसका ग्राफ कहीं भी बना सकते हो। जैसे योर हेल्थ इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट यू ईट, करेक्ट है? द लग्जरी you enjoy in your life is the function of your income, है क्या नहीं? तो फंक्शन का मतलब समझ में आ रहा है? ये होता है फंक्शन, ठीक है। मैं जब एंट्रेंस पढ़ाता हूं तो उसमें मेरा सबसे पहला मोटिव ये रहता है, फिजिक्स चालू करने से पहले ये सारी छोटी छोटी चीजें बच्चों के दिमाग में बिठाना। ऐसी थोड़ी ना आप मतलब एक मिनट में प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। पहले ऑलरेडी जो जितनी चीजें रिक्वायर्ड है बेसिक्स में वो आपके क्लियर होना चाहिए, समझे आप? तो अब यहाँ पे मैंने आपको एक छोटी सी नॉलेज दिया रिगार्डिंग फंक्शन, ये समझ में आया? हाँ, इससे बहुत हेल्प मिलती है चीजों को समझने में। फिजिक्स में बहुत सारे ग्राफ है और कई सारे आंसर्स होते हैं जो खाली हमको ये थोड़ी छोटी मोटी नॉलेज मालूम होगी ना, फंक्शन समझ में आएगा तो फिर आगे क्या बोलते हैं, रेट क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, बहुत अच्छी बहुत क्लैरिटी से समझ में आता है। क्यों बच्चे लोग को जो है, बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये सबसे डरते हैं ना मैथ्स में, वो डिफिकल्ट टॉपिक लगता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि जो एकदम बेसिक चीजें ना, उसका जब आप फर्स्ट प्रिंसिपल्स देखोगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये सबके, वो जब देखोगे तो बोले अरे ये तो एकदम ईजी है, एकदम नॉर्मल है, ये तो कोई भी लॉजिकली सोच के कर सकता है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं, उसको जब एकदम फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे आप देखोगे, एकदम बेसिक लेवल पे, तो आपको ऐसा लगेगा ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन हम जो बुक्स में पढ़ते हैं ना, वो उसके बहुत आगे की चीज होती है। किसी ने वो सब करके फॉर्मूला बना दिया, वो फॉर्मूला आपके ऊपर थोप दिए गए और आप वो पढ़ रहे हो, लेकिन उसके जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, जो बेसिक्स है, वो हमको पता ही नहीं होते। और ये सिर्फ मैं किसी एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, उसमें जब तक हमको बेसिक्स जो होंगे ना, उसकी क्लैरिटी बहुत अच्छे से नहीं होगी ना, उसके अच्छे कंसेप्ट आपको कभी समझ में नहीं आएंगे, ठीक है? याद होने का मतलब समझना नहीं होता, हाँ, ये याद रखना, ठीक है? याद रखना कोई चीज को, उसका मतलब ये नहीं कि आपको समझ में आ गई है। अगर मैं किसी से पूछूं कि बताओ कि जैसे 10th की टेक्स्ट बुक में कोई आंसर होगा कि इसमें हाउ द फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट गोज ऑन, तो वो आंसर पूरा याद होगा, लेकिन तुम इसका मतलब समझाओ तो कुछ नहीं मालूम होता लोगों को। साइंस में कोई प्रोसेस है, वो हो रहा है, तो उसको पूरा वर्ड टू वर्ड आंसर बच्चों को याद होता है, लेकिन मैं एक को भी बोलूंगा कि बताओ मुझे क्या है, तो कोई बता पाता है क्या? नहीं बता पाते, ठीक है? तो ये सब जो अभी मैंने आपको बताया, इससे आप लोगों को इसमें से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? आपके फायदे की चीज क्या है कि कोई भी चीज जब हम लोग देख रहे हैं ना, तो उसको मैं जब यहाँ पे बेसिक्स पे बता रहा हूँ, तो उसको बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। वो बेसिक्स अगर तुम्हारे को समझ में आ गया ना, तो हो सकता है कई चीजें तुम अपने आप कर लो, ठीक है? तो ये तरीका समझ में आया? ये लिखे आपने फॉर्मूला, बाकी है छापो फटाफट फटाफट। वो करंट का लिख के हो जाएगा ना, उसके बाद ऐसा लिख देना, इफ y is a function of x, then average of y can be written as, पहले लिख लो, करंट के लिए लिख लो फटाफट फटाफट जल्दी। यहाँ कोई एक्स्ट्रा नॉलेज दो ना तो बहुत सोचना पड़ता है मेरे को, क्योंकि अपना प्रोडक्टिव टाइम उसके अंदर लॉस होता है। लेकिन ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी है। इट्स रिगार्डिंग योर स्टडीज, जो भी मैंने भी आपको बताया इसीलिए बताया ना, ताकि आप लोगों का एक लेवल थोड़ा सा और बढ़ जाए। अगर पढ़ाई को लेके आपका अप्रोच ऐसा होगा, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है?
ठीक है, ये लिख लिया करंट तक का। इसके बाद एक जनरलाइज करने के लिए इसको ऐसा लिख लो, इफ y is a function of x, if y is a function of x। अब तुमको ये पढ़ के समझ में आएगा फंक्शन, ये पढ़ के समझ में आएगा कि फंक्शन का मतलब क्या है, y का मतलब क्या है, x का मतलब क्या है। तो अब आप इसका नीचे एवरेज लिखो खुद से, if y is a function of x, then ऐसा लिखो आगे, then its average can be written as, then its average can be written as, then its average can be written as, can be written as, लिखो लिखो y का एवरेज कैसा लिखोगे, अरे बोर्ड से मत देखो यार, लिखो ना खुद से, y एवरेज कैसा लिखोगे, बस अपॉन इंटीग्रेशन dx, बस। ये छोटी सी मालूमात होने से देखो कैसे हम लोगों के अंदर क्लैरिटी आ जाती है चीजों को लेकर, समझ में आया तो वह लिखिए। तो हमने एवरेज निकालना सीख गए, एवरेज को कैसा लिखते हैं वो भी सीख गए, ठीक है। एवरेज लिखने का तरीका है ये, डिफरेंट सिंबल्स टू रिप्रेजेंट एवरेज। तो इतनी सब कहानी मैं क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, एवरेज ये सब की क्यों निकालने जा रहे हैं हम लोग एवरेज, बोलो क्यों निकालने जा रहे हैं एवरेज। क्या मानने का कि सर अगर आप लोग को कोई चीज बनाने, आपको कोई डिवाइस बनाना है एसी करंट को यूज करके, तो उसकी एक वैल्यू चाहिए और वो एक वैल्यू आप एवरेज वैल्यू ले सकते हो। मैंने भी बोला ठीक है, चलो करके देखते। तो अपन एक साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू देख लेते, हर साइकिल के लिए वही होगी, चलो निकाल के देखते हैं। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालना है अपने को, आई एवरेज निकालना है फॉर आई एवरेज फॉर फुल साइकिल ऑफ एसी, है ना, यही देखना है ना भाई हमको। तो चलो आई एवरेज किसके लिए देखना है, फुल साइकिल के लिए। आई की इक्वेशन क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसका एवरेज निकालना है, तो क्या करना है भाई, ये जो इक्वेशन दिख रही है आपको, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये करंट की वैल्यू है, ये करंट की वैल्यू है। तो सिंपल, चलो मुझे बताओ, आई एवरेज है, मैंने यहाँ एवरेज क्यों लिख दिया, ये करंट की इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है। अब मुझे निकालना है आई एवरेज, बोलो क्या होगा आई एवरेज, आई एवरेज निकालना है इंटीग्रेशन आई डी टी बाय इंटीग्रेशन डी टी। यहाँ बस एक चीज हमने डिफाइन कर दिया, हमको आई जो एवरेज निकालना है किसके लिए निकालना है भाई, फुल साइकिल के लिए। तो फुल साइकिल के लिए टाइम का फंक्शन है ना ये, तो लिमिट भी तो टाइम की लगेगी। तो टाइम कहाँ से कहाँ आएगा बोलो, वेरी गुड, 0 से t। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0 से t। इतना क्लियर है, इतनी क्लैरिटी आ गई, ठीक है। नाउ टेल मी व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई, ये पूरी वैल्यू ऑफ आई है, हाँ पुट कर दो यहाँ पे, आई एवरेज फॉर फुल साइकिल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल टी आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी बाय इंटीग्रेशन 0 टू टी। मुझे आप तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, हाँ तो उसको करके हटा दो साइड में, ठीक है। मुझे बताओ ये क्या है, आई नॉट कांस्टेंट है, आई नॉट मींस करंट की पीक वैल्यू तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी कैपिटल टी आने वाली है, दोनों कांस्टेंट को निकाल दो बाहर, आई नॉट अपॉन कैपिटल टी, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, 0 से टी साइन ओमेगा टी dt। टेल मी व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, वेरी गुड, माइनस कॉस थीटा। तो आई नॉट कैपिटल टी ब्रैकेट में यहाँ बचेगा माइनस कॉस ओमेगा टी बराबर। अब बोलो मेरे पास साइन एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, साइन ओमेगा टी का नहीं है, तो ओमेगा टी डिस्टर्बिंग फंक्शन है, तो डिवाइड करेंगे ओमेगा टी को भाई डिफरेंशिएट कर देते, डिफरेंशिएशन में कर देना, जो डिस्टर्बिंग फंक्शन है उसको फिर से डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई नहीं करते, डिवाइड करते। जैसे ओमेगा टी खल रहा था, ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, ओमेगा, ओमेगा को क्या कर दिया मैंने, डिवाइड। तो बोलो इसके लिए लिमिट लगा दो 0 से टी, ओमेगा को भी बाहर फेंक दो कांस्टेंट, अरे ओमेगा में तो थोड़ी ना लिमिट लगेगी, ओमेगा को बाहर फेंक दो तो क्या हो जाएगा, आई नॉट बाई टी ओमेगा, अंदर क्या बचेगा माइनस कॉस ओमेगा टी बराबर 0 से
टी। अब लिमिट अप्लाई करो, क्या आएगा? आई एवरेज फॉर फुल साइकिल कितना आया? कितना? आई नॉट बाय टी ओमेगा ब्रैकेट में माइनस कॉस ओमेगा कैपिटल टी माइनस माइनस ऑफ कॉस जीरो। यही होगा, यही होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हाँ, नाउ टेल मी आई नॉट बाय टी ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा कैपिटल टी प्लस कॉस जीरो। 1 लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। अच्छा, क्या ओमेगा को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी? तो यहाँ पे जब मैं लिखूंगा आई नॉट बाय टी ओमेगा इंटू माइनस कॉस 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू टी, तो क्या ये टी टी कैंसिल हो जाएगा? क्या बचेगा? कॉस। नाउ टेल मी व्हाट इज कॉस 2 पाई? कॉस 360 क्या होता है? कॉस, ओ मैंने यहाँ एक गलती कर दिया, मल्टीप्लीकेशन में नहीं है ना, प्लस में है, तो 1 तो लिखना पड़ेगा। अरे मल्टीप्लीकेशन में होता तो नहीं लिखता, चलता ना, लेकिन यहाँ तो एडिशन हो रहा है तो 1 लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा प्लस 1। क्या हो जाएगा? प्लस 1। cos 180 क्या होता है? 1 होता है। सेम cos 360 वो भी 1 होगा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या आने वाली है? 1, और वो क्या था? प्लस 1। प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। ये पूरे टर्म, अच्छा चलो ये लिखता हूं, आई नॉट टी ओमेगा माइनस 1 प्लस 1। क्लियर है? हाँ क्लियर है? अरे बोलो। ये टर्म क्या हो जाएगा? 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज आई एवरेज फॉर फुल साइकिल क्या आ गई? आई ला। अब फिर वहीं आ गए, एवरेज निकाल के भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि एवरेज करंट क्या आ रहा है? एवरेज की क्या वैल्यू आ रही है इसकी? 0। ये तो आपको देख के समझ जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पॉजिटिव में ये है, नेगेटिव में ये है, दोनों चीजें सेम ही तो है। अगर इन दोनों का एवरेज, ये प्लस में कोई चीज है, प्लस में 10 चीज है, माइनस में 10 चीज है, दोनों को ऐड करके डिवाइड करो तो न्यूमरेटर तो 0 ही हो जाएगा ना। लॉजिकली अगर बेसिक वे में इसको ऐसे समझ सकते थे ना, पॉजिटिव में 50 या 100 चीजें मान लो, नेगेटिव में 100 चीजें, दोनों को न्यूमरेटर में ऐड कर रहा हूँ, नीचे 100 से डिवाइड कर रहा हूँ, लेकिन न्यूमरेटर ही 0 हो गया ना। समझे? अरे भाई एग्जैक्टली ये जितना होगा वो ये उतना होगा, ये जितना होगा ये उतना ही माइनस में होगा, कि प्लस आई नॉट माइनस आई नॉट, सिंपल है क्या? नहीं, अगर मैं इसका भी पकड़ूं प्लस आई नॉट माइनस आई नॉट, ठीक है, डिवाइड बाय 2 करूं तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आने वाला है। तो यहाँ फंस गए हम लोग। अब फिर से वही क्वेश्चन रहा कि बनाना तो अभी भी है हम लोग को कोई ऐसा डिवाइस जो एसी पे चले, लेकिन एसी करंट की क्या वैल्यू मान के मैं बनाऊं उसको, कि भाई इतने करंट के लिए मैं इस चीज को बना रहा हूं। आपको समझ में आ रही है ना मेरी बात? हाँ, तो एवरेज करंट तो नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि एवरेज करंट क्या आया फुल साइकिल का? 0। आपको अगर याद होगा ऐसी कुछ एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन काइनेटिक थियरी, वो भी 0 आ रही थी, याद है? मैं बताया था। yes. तो हमने फिर एवरेज छोड़ दिया, एक दूसरा एवरेज को पकड़ लिया हमने, वो भी एवरेज की तरह था, लेकिन हम जैसा एवरेज निकालते वैसा नहीं, एक नए तरीके का एवरेज था वो। फिर हमने वो वैल्यू को पकड़ के चले कि हाँ ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी और एवरेज जैसी है, इसको हम लेके चल सकते हैं। बोलो वो कौन सी थी? वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। कौन सी थी वो? VRMS, राइट। अब ये क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन RMS भी तो एक तरीके का एवरेज ही है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा आपको, बराबर। ठीक है, तो जहां हमारा नॉर्मल एवरेज से काम नहीं चलेगा, तो फिर वहां पे हम किसकी तरफ स्विच करते हैं? RMS वैल्यू पे। तो क्या लगता है हमको यहाँ पे फिर क्या निकालना चाहिए, क्या फायदेमंद होगा? आई एवरेज फॉर फुल साइकिल, सही है? नहीं, आई एवरेज की बजाय मुझे क्या निकालना चाहिए फुल साइकिल के लिए? आई, मतलब सिंपल बोलो तो मैंने आई मीन ही निकाला ना, वो तीनों में से सिर्फ मैंने क्या निकाला? लेकिन इससे मेरा काम हो रहा है क्या? तो क्या आपका दिमाग ये कहता है कि बजाय सर नॉर्मल एवरेज के काम करो, आई RMS निकालो फुल साइकिल के लिए?
वो वैल्यू हमारे काम की हो सकती है। चेक करके देखते हैं फिर उसको वो 0 आती है क्या नहीं, क्योंकि यहाँ तो मैंने इसके लिए मैंने आपको, मैं तो शुरू में भी बता सकता था ना कि भाई वो 0 ही आएगा, उससे काम अपना नहीं हो। लेकिन जब ये प्रोसेस से गुजरोगे ना तो एकदम दिमाग में क्लैरिटी आ जाती है कि अरे हाँ क्यों हम एवरेज, क्योंकि दिमाग ने क्या काम करा सबसे पहले, एवरेज लो लिए हमने, हुआ कुछ नहीं, क्या वैल्यू आ रही है, तो इससे कोई मतलब है अपना नहीं। तो एक काम करते ना, एक और एवरेज हमको मालूम है वो हम निकाल के देखते हैं। अगर वो वैल्यू में कुछ नॉन जीरो आई, वो वैल्यू अगर नॉन जीरो आ रही है तो वी कैन यूज दैट वैल्यू टू डिजाइन अवर प्रोडक्ट, विच आवर प्रोडक्ट इज कंज्यूमिंग एसी। बोलो क्लियर है? फिर वो करंट की वैल्यू के लिए मैं प्रोडक्ट डिजाइन कर सकता हूं। हमें मान के चल सकता हूं ये करंट आ रहा होगा एक सप्लाई से, अब इतना करंट आ रहा है, ठीक है, अब मुझे जो भी बनाना है इस करंट के लिए बनाना है, इससे ज्यादा बनाऊंगा तो ओवरलोड हो जाएगा, कम बनाऊंगा तो ऑपरेट नहीं होगा। आपको समझ में आ रही है? तो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। तो यहां से हम लोग ने कंक्लूड किए क्या क्या, बोलो 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 क्या, बोलो ना भाई, क्या चाहिए हमको, व्हाट डू वी नीड, आई आरएमएस निकालना है। क्या निकालना है? आई आरएमएस। क्लियर है? क्लियर है? अब ये सब आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, ये जो मैंने अभी आपको पूरा ये डेरिवेशन करके बताया ना, अच्छा खासा हमने इसमें इंटीग्रेशन लिमिट वगैरह सब पुट किए, लेकिन आखिर में नहीं आया। क्लियर है? तो हम किस पे जाने वाले? आरएमएस पे। समझे? क्लियर है? लिख लो, ये लिख लो, आई एवरेज फॉर फुल साइकिल ऑफ एसी। थोड़ी भरना, मतलब उल्टी ना करे। ज्यादा finished. Now we are going to see what. Show me. हो गया?
करंट की क्या निकालना है हम लोग को, आरएमएस वैल्यू, बराबर। चलो अब उसके ऊपर आते हैं, फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। आई आरएमएस चाहिए अपने को, आई आर एम एस फॉर फुल साइकिल ऑफ एसी, बराबर। हाँ, आप मुझे बताओ करंट की इक्वेशन क्या होती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। जो करना है इसी के साथ करना है, ठीक है। नाउ टेल मी, आपको क्या निकालना है, आई आर एम एस, इसके लिए फुल साइकिल के लिए, किसके लिए, तो आप मुझे बताओ क्या आई। पहले आर एम एस का मतलब क्या, पहले हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर। तो ये पूरी इक्वेशन को पहले क्या करोगे आप, स्क्वायर, ठीक है। करो इसको स्क्वायर, आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, फिर इसका तो मीन कैसे निकालते हैं, सीखे थे हमने, बोलो, इंटीग्रेशन dt अपॉन इंटीग्रेशन, अरे भाई ये आई ही तो है, इंटीग्रेशन आई dt बाई dt। अब स्क्वायर का मीन निकालना है ना, पहले सिर्फ आई का मीन निकालना है, इसके स्क्वायर का मीन निकालना है, सिंपल। अभी अगर मैं यहाँ बाजू में करूं तो देखो, आई आर एम एस, क्या करना है, करंट मिल गया, इसको पहले क्या करो, स्क्वायर, क्या करो, इसका फिर क्या निकालो, मीन, क्या निकालो, फिर इसको क्या लगा दो, तो वही तो मैं कर रहा हूँ अभी एक एक करके, वही तो अभी मैं कर रहा हूँ एक एक करके, समझ में आया। पहले मैंने क्या किया, इसको स्क्वायर, क्या किया, फिर इसका क्या निकाले अभी हमने, तो ये करके मीन ही तो निकला ना। अब क्या लगाना है इस पे, हो गया आरएमएस, अरे हो गया आरएमएस पक्का। तो क्या मैं ये जो रूट डाला हूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ छोटा करने के लिए, तो रूट ही लगाते रहेंगे, बाद में देखेंगे इसका क्या आंसर आने वाला है, करके साइड में कर दो। आई स्क्वायर क्या आने वाला, आई स्क्वायर तो आई स्क्वायर ही रहेगा, उसको भी बाहर निकाल दो। ये हो गया अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर बाय कैपिटल टी। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हाँ, लिमिट भी यहाँ देना पड़ेगा फुल साइकिल की, 0 से कैपिटल टी, 0 से, ये सही है। यहाँ पे भी लिमिट क्या आ जाएगी, 0 से कैपिटल टी। बोलो क्लियर है इतना, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अब मुझे बताओ साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, अच्छा ये तो अंदर ही है तो रूट में ही है, इंटीग्रेशन सिर्फ इतने ही पार्ट का होगा ना। मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होगा, साइन ओमेगा टी, हाँ 2 साइन, क्या 2 साइन ओमेगा, 2 साइन, कैसे निकाले, तो इधर साइन ओमेगा टी, वो तो आप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बता रहे हो।
यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते इसको, एक चीज आपको मालूम होना चाहिए, एक फॉर्मूला देखो। अब यहाँ पे इसको मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा, किससे कर सकता हूँ बता दूंगी। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला है। इसमें मुझे क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर वाला टर्म नहीं आना चाहिए। देखे ना आपने क्या हो रहा था, अभी आप उसको डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगा दी, क्योंकि हमारे पास साइन थीटा का फॉर्मूला है, साइन ओमेगा साइन स्क्वायर थीटा का कोई इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। जो आप बता रहे हो वो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। यहाँ क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना हम लोग, तो इंटीग्रेशन में ऐसा कोई फंक्शन का फॉर्मूला हमारे पास है ही नहीं। तो एक काम करते हैं ना, इसको अगर हम रिप्लेस कर सकते हैं तो करके देखते हैं। चलो आप साइन स्क्वायर का टर्म चाहिए तो इसको मैं वहां फेंक दूं, इसको यहाँ फेंक दूं, चलेगा? मतलब 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर को इधर लेके आया तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। बोलो इतना क्लियर है? हाँ पक्का पक्का। मुझे तो साइन स्क्वायर ही चाहिए ना, 2 को भी वहां फेंक दो। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। क्लियर है? हाँ, हमारे पास थीटा की जगह पे क्या है? हाँ ओमेगा टी, तो यहाँ पर भी थीटा की जगह क्या आ जाएगा, कॉस 2 ओमेगा टी बाय, नाउ कहना है राइट साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह ये पूरा टर्म। चेक करो चेक करो, ये ना मैं सिर्फ इसके लिए नहीं बता रहा हूँ, आप एक्चुअल में जब मैथ्स में भी इंटीग्रेशन करोगे ना और ऐसा कोई फंक्शन आता है तो यू नीड टू रिप्लेस दैट फंक्शन विद सम अदर थिंग, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके। ठीक है ठीक है। क्लियर है? ये चीज समझ में आई? तो मैं सिंपल, अगर मैथ्स के अंदर भी अगर आपको इंटीग्रेशन में अगर आपको ऐसा फंक्शन आ गया ना इंटीग्रेशन के अंदर, तो आपको ऐसी आइडेंटिटी यूज करके निकालना पड़ेगा। यहाँ साइन स्क्वायर एक कॉस स्क्वायर आ गया तो उसका भी फॉर्मूला होता है। ठीक है ठीक है, जैसे कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हो सकता है साइन 2 थीटा आ जाए। अच्छा बोलो इतना क्लियर है? तो कहना है रिप्लेस साइन स्क्वायर थीटा विद दैट। हाँ तो कहना है राइट हियर इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन किसका होगा, 0 टू t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। फिर 2 भी तो कांस्टेंट है, बाहर फेंक दो। हाँ तो कहना है राइट दिस एज इंटीग्रेशन आई नॉट स्क्वायर बाय 2t हाँ dt। इसके रेस्पेक्ट में कर रहे भाई, रेस्पेक्ट तो देना पड़ेगा, सही है। ठीक है, तो बराबर लिखा ना, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, तो माइनस आ रहा है तो अलग अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा दोनों को। हाँ तो इंटीग्रेशन कहना राइट, इंटीग्रेशन 0 टू t 1 लिखने की जरूरत नहीं है, dt माइनस इंटीग्रेशन 0 टू t cos 2 ओमेगा t, है ना, 2 तो मैंने पहले ही बाहर कर दिया, dt। क्लियर है इतना? हाँ तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या t हो जाएगा, 1 विथ रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, t होगा ना। तो कहना है राइट यार रूट के अंदर आई नॉट स्क्वायर बाय 2 इंटू कैपिटल टी, ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट में पहला t माइनस, बोलो cos 2, सिंपल cos 2 ओमेगा t है ना, मुझे cos थीटा का इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, sin थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में sin थीटा। क्लियर है? लेकिन थीटा की जगह पे क्या है 2 ओमेगा टी बराबर, तो 2 ओमेगा टी खला, इसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड करना पड़ेगा। उसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2 ओमेगा बाहर आ जाएगा, dt बाई dt बचेगा, कैंसल, 2 ओमेगा बचा, तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा ये 2 ओमेगा। बोलो क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है? फिर इसको भी लिमिट देना पड़ेगा, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 0 से कैपिटल टी। अब लग गया इंटीग्रेशन, समझे कि नहीं? हाँ
ये कैसा आया, अगर ये किसी को समझ में नहीं आया ना तो तुमको ये बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन पहले अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं ये वो नहीं करा सकता यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अगर इसमें डाउट है तो मैं सॉल्व करके बता सकता हूँ कि वो कैसे आया, लेकिन उसका एकदम बेसिक वो तो यहाँ नहीं हो पाएगा, है ना। क्लियर है। यहाँ पे जो भी फंक्शन है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 ओमेगा टी को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू डी टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना सब, तो 2 ओमेगा कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। तो मान लो 2 ओमेगा टी, ये 2 ओमेगा टी था, उसको हम जब डी टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो साथ में सॉरी हाँ 2 ओमेगा टी था बराबर, उसको जब dt के रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ऊपर एक d, देखो ये d 2 ओमेगा t बाय dt, 2 ओमेगा क्या आ गया बाहर कांस्टेंट, अंदर क्या बचा dt बाय dt, ये कैंसिल होता है तो 2 ओमेगा बचेगा, समझे। तो ऐसा ही 2 ओमेगा बचा। अब लिमिट अप्लाई करो उसकी, उसके लिमिट अप्लाई करने के लिए है ना एक काम करते हैं, ये वाली देखो, अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर बाय 2 कैपिटल T माइनस, ध्यान दो पहले लोअर लिमिट की बात करते हैं। हाँ, टी की जगह पर क्या आएगा 0 लोअर लिमिट में, सोच के देखो। तो ये टर्म 0 आएगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 बराबर। तो ये साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 इज ऊपर का पूरा टर्म 0 और 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, समझे। तो लोअर लिमिट बचने वाली है क्या, चाहिए तो मैं यहाँ करके दिखा देता हूं। साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी बाय 2 ओमेगा, बोलो ये क्लियर है, ये क्लियर है। माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 0, यही आएगा ना, अपॉन 2 ओमेगा, बोलो क्लियर है, क्लियर है। तो ये पूरा टर्म तो क्या होने वाला है, तो बचेगा क्या इंटीग्रेशन में, सही पार्ट बचेगा, इंटीग्रेशन आई नॉट स्क्वायर 2 कैपिटल टी ब्रैकेट में टी माइनस यहाँ क्या बचेगा साइन 2 ओमेगा ओमेगा इंटू कैपिटल टी बाय 2 ओमेगा, ये बच रहा है, बोलो क्लियर है, क्लियर है। कोई डाउट है इसमें किसी को, बोलो, अरे बोलो ना, शर्माओ मत, सच बोलो, है डाउट। अब इसको सॉल्व करके देखो, ओमेगा कैपिटल टी दिख रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ओमेगा इंटू कैपिटल टी है, तो ओमेगा की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू टी टी, क्या बचा यहाँ क्या आ जाएगा 2 पाई इंटू 2 4 पाई, तो साइन के पाई वाली जितनी वैल्यूज है क्या होती है 0, है ना। साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, तो यहाँ क्या आ रहा है साइन 4 पाई, इसका मतलब ये भी क्या होने वाला है 0 ही होगा। क्या बचेगा इधर अंदर, हो गया सब इंटीग्रेशन हो गया, आई नॉट स्क्वायर बाय 2 इंटू कैपिटल टी इंटू ये टी क्या बच गया, क्या बच गया यहाँ पे बताओ, IRMS फॉर फुल साइकिल क्या बचा अपने पास बाय 2, क्लियर है। आई नॉट स्क्वायर में तो बाहर निकाल सकता हूं, कैन आई राइट दिस एज IRMS फॉर फुल साइकिल इज इक्वल टू आई नॉट बाय 2, आ गई एक कांस्टेंट वैल्यू करंट की, आई नॉट कांस्टेंट है, पीक वैल्यू एक ही होगी, √2 तो है ही कांस्टेंट, तो क्या IRMS जब मैं फाइंड किया क्या इसने मुझे कांस्टेंट वैल्यू दे दी, बोलो ये गुड, काम खत्म, समझ में आया, क्लियर है, अरे क्लियर है। तो क्या हम ये वैल्यू करंट की लेके चल सकते एसी के लिए, जब भी मुझे अल्टरनेटिंग करंट पे चलने वाली कोई चीज बनानी होगी या सप्लाई देना होगा अल्टरनेटिंग करंट का, तो मैं कौन से करंट की वैल्यू को लेके चलूंगा अपने साथ, IRMS, ठीक है। क्या वो इजीली मिल सकती मुझे, यस, पीक की भी कोई एक ही वैल्यू होगी, इसको डिवाइड कर दो √2 से, आपको सीधा सीधा क्या मिल जाएगा, बोलो RMS वैल्यू ऑफ करंट क्या मिल जाएगी,
एग्जाम। तो सिमिलरली अगर मुझे ईएमएफ चाहिए एसी सर्किट का, एसी करंट का, तो वो मुझे एवरेज ईएमएफ से मेरा काम चल जाएगा। एवरेज ईएमएफ का ग्राफ भी सेम करंट जैसा ही होता है। अगर उसका भी फुल साइकिल के लिए खाली एवरेज निकालो तो क्या आएगा, तो उसकी भी एवरेज की वैल्यू चलेगी क्या, किसकी वैल्यू चलेगी, उसके लिए भी आरएमएस। और इक्वेशन तो सेम ही है, खाली जहां आई था वहां ई हो गया, तो यहाँ पर भी खाली जहां आई है वहां पे क्या कर दो, तो सिमिलरली करके हम डायरेक्ट ई आर एम एस और फुल साइकिल डायरेक्ट लिख सकते हैं ई नॉट बाय रूट 2। लो ईएमएफ की भी वैल्यू आ गई, समझ में आया, क्लियर है। तो अगर मैं करंट की बना रहा हूं, बाकी ईएमएफ का भी सेम ही हाल होगा। ये आई नॉट है, ये माइनस आई नॉट है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा ऐसा बनाऊं, ये आई नॉट की वैल्यू होगी एक साइकिल के लिए। बोलो क्लियर है, समझ में आया। देखो आरएमएस वैल्यू जो है आई नॉट से कुछ डिवाइड करके आ रही है, मतलब आरएमएस वैल्यू आई नॉट से क्या होगी, कम होगी कि ज्यादा होगी, कम ही होगी भाई, डिवाइड होके आरएमएस की वैल्यू आ रही ना। तो आप बोल सकते हो आई आरएमएस यहाँ कहीं होगा, कहना से यहाँ पे कहीं पे आई आरएमएस होगा। ये जो भी वैल्यू है करंट की, इसको एक एवरेज ही है ना एवरेज ही वैल्यू है ना ये भाई। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, एवरेज इसका 0 आ रहा था तो मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने से क्या होगा, नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा। अरे भाई जब नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो क्या होने वाला है, तो ये ऐसा समझो जैसे ही मैंने इसको स्क्वायर किया ये सारे ऊपर आ गए। हाँ फिर अब इन सबका मीन निकाला मैंने, अब इन सबका, तो फिर स्क्वायर किया था ना, उसके असर को खत्म भी तो करना है, तो क्या लगा दिया, ऐसा आता है आरएमएस। समझ में आया, क्योंकि अच्छे से निकालने जा रहे थे नॉर्मल एवरेज, तो वहां क्या हो रहा था, 0 आ जा रहा था, तो हमने थोड़ा तिगड़म लगाया। क्या डायरेक्ट वैल्यूज का स्क्वायर नहीं किए, डायरेक्ट वैल्यूज का मीन नहीं निकाले, किसका मीन निकाले, स्क्वायर का मीन निकालिए। समझे। तो ये लॉजिक से समझोगे तो ये भी समझ में आएगा। हाँ सर, इसको अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो जितनी नेगेटिव वैल्यूज है उनके स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अब ये मान लो ये सारे ग्राफ ऊपर आ गए, अब इनका मीन निकालो। तो मैंने वही तो किया, पहले स्क्वायर किया, फिर उनका, अब वो स्क्वायर के असर को खत्म करना था तो फिर मैंने क्या लगा दिया, रूट भी लगा दिया। लो ठीक है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि ये एग्जैक्टली वैसा एवरेज होगा जैसे हम निकालते थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं एवरेज ही तो है। समझ में आया। नॉर्मली तरीके से मैं एवरेज निकाल रहा हूं तो वो क्या आ रहा था, 0, अब क्या आ रहा है, आरएमएस। क्या आ रहा है, आरएमएस, ई आरएमएस। ये भी समझ में आ गया, क्लियर है, समझ में आया। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, मैं भी कब से बोल रहा था कि हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो होती है 220 वोल्ट एसी। अभी जो 220 वोल्ट है, मुझे बताओ ये पीक ईएमएफ है, एवरेज ईएमएफ है या ई आरएमएस है? यस, ये आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, ये आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। हम जो बोलते हैं ना नॉर्मली कि 220 वोल्ट सप्लाई आ रही है हमारे घर में, तो ये वोल्टेज की कौन सी वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है। क्योंकि हम जो भी एसी डिजाइन करते हैं उसके रिलेटेड जो भी चीजें एसी पे जो भी काम करती हैं उसमें हम जो करंट की वैल्यू या वोल्टेज की वैल्यू मान के चलते हैं वो कौन सी होती है, आरएमएस वैल्यू। और ये भी मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में ऐसे प्रॉब्लम्स आए और प्रॉब्लम्स में स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, वोल्टेज की वैल्यू दे दिए, देयर इज सम सर्किट व्हिच इज ऑपरेटिंग बिटवीन सो एंड सो पोटेंशियल, ठीक है, 4 वोल्ट का पोटेंशियल दे दिया। अब ये नहीं बताया ये एवरेज पोटेंशियल है, पीक है या फिर आरएमएस है, तो आप बाय डिफॉल्ट उसको क्या ले लोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, हम एसी जब भी डे टू डे लाइफ में जब एसी को काम में लेते हैं तो उनकी जो भी रीडिंग्स हम कंसीडर करते हैं वो सारी कौन सी होती है, आरएमएस वैल्यूज होती है। वोल्टेज की हो चाहे करंट की हो, कौन सी होती है, मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। पहले ये लिख लो, ये हमारे सिलेबस में है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। करंट की निकाल लिए, सिमिलरली डाल के इसकी वैल्यू भी आ गई, बोलो छापो। जल्दी
छापो जल्दी जल्दी जल्दी। ये पार्ट डेरिवेशन के बाजू में ना रीजनिंग में आप लिख सकते हो, ये वाला साइड में आप डब्बा बनाओ, वहां पे आप डालो। नहीं डालोगे तो सेल्फ स्टडी के टाइम पे बौखला जाओगे, कहाँ से आएगा। हो गया हो गया। चलो का बाकी है। अच्छा अब यहाँ देखो, किसी को भी इसके अंदर जो भी इंटीग्रेशन हुआ सारी चीजों में, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, सब समझ में आया अच्छे से? कोई छू के तो नहीं गया ना सर पे से, समंदर गया ना? अरे बोलो Yes. ठीक है। तो मिल गई अभी हमें एक वो कांस्टेंट वैल्यू जिसको मैं यूज कर सकता हूं फॉर एसी करंट। ठीक है, व्हाइल डिजाइनिंग सर्किट्स। अब कोई सर्किट है, जैसे ये एसी का सर्किट है, इसमें एसी करंट दौड़ रहा है, तो भाई जो इसके सर्किट को अगर मैं डिजाइन करूंगा तो कौन से करंट के लिए डिजाइन करूंगा? मैं क्या सोचूं कि इसमें कितना करंट आने वाला है? इसमें करंट तो फ्लो होगा ना, तो क्या सोच के इसको डिजाइन करूं कि इसमें कितना करंट? मालूम पड़ा मैंने 1 एम्पियर के लिए डिजाइन किया, कभी 2 आ गया जल जाएगा, 2 के लिए डिजाइन किया 2.5 आया जल जाएगा, 2 के लिए डिजाइन किया 1 ही आ रहा है तो काम नहीं करेगा। तो फिर मैं कौन से वैल्यू के लिए डिजाइन कर सकता हूँ? IRMS। कौन सी वैल्यू मिले? वहां मुझे मिल जाएगी। मैं अपनी सप्लाई वगैरह को देखूंगा क्या उसकी पीक वैल्यू है, उसको मैंने √2 से डिवाइड किया, फिर वो हिसाब से मैं जो भी मुझे डिजाइनिंग करना है कर लूंगा। क्लियर है? अब जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि बेसिक मालूम हो, बेसिक्स मालूम हो, तो उससे ऐसा, जैसे यहाँ पर मैं अभी हम लोग ने पूरे डेरिवेशन किए, अभी मैं कह रहा था अगर हमको कुछ बेसिक्स नॉलेज मालूम होगी तो एंट्रेंस में क्या होता है, अपने को टाइम कम रहता है, फटाफट हर चीज करनी पड़ती है। मैं उसका एक छोटा सा आपको एग्जांपल लेता हूँ। बस अगर आपको ये मालूम होता कि साइन थीटा का एवरेज कितना होता है, कॉस का भी बता देता हूँ। वैसे तो यहाँ हम लोग को साइन का ही चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज कितना होता है और कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज कितना होता है। अगर ये मालूम होता ना तो मजा देखो। साइन थीटा का जो एवरेज है वो होता है 0, कॉस थीटा का एवरेज भी क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज होता है हाफ और कॉस स्क्वायर का हाफ। यहाँ से शुरू किए थे, वहां जाके हमने अपना डेरिवेशन कंप्लीट किया और आंसर क्या आया? तो है ना
आई की इक्वेशन बोलो क्या थी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको पहले क्या करना है, स्क्वायर, क्या करना है, कर दो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है, क्या निकालना है, तो मीन निकालने के लिए मैं इसको इसकी साइन देता हूँ, बोलो चलेगा, चलेगा ना, ठीक है। और फिर इसका क्या करेंगे, क्या करेंगे, जो भी मीन आएगा वो किसमें रहेगा, रूट में। क्लियर है। मुझे आप बताओ साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन मैंने आपको बता दिया क्या होता है, क्या ये ऐसा हो जाएगा, ये तो पीक वैल्यू है, इसका मीन वही रहेगा, ठीक है, आई नॉट स्क्वायर, इसका आई नॉट स्क्वायर आ गया बाहर, बचा क्या, ये है ना, कहाँ गया, कितना लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन किया हम लोग ने। तो मैं क्या कह रहा था आपको, ये चीजें मालूम होना चाहिए, बहुत ये बेसिक्स है, ये जो भी मैंने आपको बताया, ये जब हम लोग बेसिक मैथ्स करते हैं ना, फिजिक्स पढ़ाने से पहले ये सब चीजें बताई जाती हैं। अब देखे ना उसका बेनिफिट, देखे ना, अभी आपके सामने ही देखे ना, इतने बड़े डेरिवेशन कितने स्टेप में हो गया, ये तो लिखा हुआ था, 1 2 खत्म, 2 स्टेप पर आंसर आ गया। एवरेज कितना आया था, आई एवरेज कर रहे थे तो खाली की इक्वेशन क्या थी, आई एवरेज की इक्वेशन क्या थी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसी का एवरेज निकालना था ना, ठीक है। आई नॉट का तो एवरेज आई नॉट ही रहेगा, साइन ओमेगा टी का एवरेज कितना होगा, आई एवरेज कितना आ जाएगा, वो भी कितने बड़े इंटीग्रेशन से आया था, हाँ आया था ना। एक छोटा सा नमूना था आप लोग के सामने, कि अगर बेसिक चीजें पता हो तो कितना आसान हो जाती है चीजें। हालांकि बोर्ड में अगर आया तो आपको तो पूरा ही करना है, ये करने पे कोई मार्क्स देगा नहीं, ठीक है, बट व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स दीज थिंग्स आर वेरी हेल्पफुल, बहुत ज्यादा आपका टाइम बचाएगी ये सब। बोलो क्लियर है। Yes. अभी मैंने क्या बोला, ये तो हो गया, उसके बाद हाँ एक लाइन छोड़ो, स्टार्ट और लिखो सिग्निफिकेंस ऑफ IRMS, सिग्निफिकेंस ऑफ IRMS। इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम जहां जहां भी AC करंट को रिप्रेजेंट करते हैं ना, वहां लिखते भले हम नहीं है, लेकिन वो होती RMS वैल्यू ही है, वहां लिखते भले नहीं है लेकिन वो होती, वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। देखो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब अगर करंट से कोई एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो उसका फॉर्मूला ये होता है I2RT, याद है, हाँ ये हम लोग ने EMI में किया था कि करंट की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो करंट की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका मैथमेटिकल रिलेशन ये है, हाँ। लेकिन यहाँ कहीं पे लिखा है RMS करंट है, ये लिखा है, चलो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अगर मान लो मैं बहुत छोटे से टाइम के लिए इसमें करंट फ्लो होने दूं, इफ T टेंड्स टू dt, तो जो एनर्जी बनेगी वो भी क्या होगी, देन E विल आल्सो बी इक्वल टू dE, बराबर। तो कहना है dE इज इक्वल टू I2R dt, लिख सकता हूं। अगर मुझे टोटल एनर्जी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग, तो कहना है इंटीग्रेशन dE इज इक्वल टू इंटीग्रेशन I2R, dE का इंटीग्रेशन ये होगा। यहाँ पे मुझे आप बताओ, ये जो I2 है, R है, ये दोनों, अच्छा चलो I2 का नहीं पता, R तो कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर, इसको मैं ऐसे ही लिखता हूं I2 dt। क्लियर क्लियर, इसको इक्वेशन बना के ऐसे छोड़ दो। अब मुझे आप ये बताओ कि हमने जो अभी पूरा डेरिवेशन किया हमारा, ठीक है, उसमें जब हमको RMS वैल्यू निकालना था करंट की, तो कैसे निकाले हमने, व्हाट इज IRMS, टेल मी। करंट लिया, उसको स्क्वायर किया, उसका मीन कैसे निकालेंगे, ऐसे ही, बराबर, हाँ बराबर। इसको क्या लगा दिए, रूट को यहाँ फेंक दू तो क्या हो जाएगा, ये I2, यही होगा ना भाई,
आई स्क्वायर आर एम एस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी बाय इंटीग्रेशन डी टी। क्लियर है? बोलो क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है? हाँ, ये यहां फेंक दूं चलेगा? बोलो, इंटीग्रेशन डी टी को यहां फेंक दूं चलेगा? तो कहना है राइट, आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी। लिख सकता हूं मैं? हाँ, तो बोलो। पक्का? यहां भी इंटीग्रेशन है ना, पक्का? कोई डाउट है इसमें किसी को? बोलो। जरा गौर से देखो इस इक्वेशन को। क्या मैं आई स्क्वायर डी टी की जगह ये पूरा टर्म लिख सकता हूं जिसमें आई आर एम एस ऑलरेडी इंटीग्रेशन के बाहर है? हाँ, जिसमें से आई, क्योंकि भाई ये तो कांस्टेंट है ना, आई आर एम एस इज आई नॉट बाय रूट टू, आई नॉट इज कांस्टेंट, रूट टू इज कांस्टेंट। जब दो कांस्टेंट को डिवाइड करोगे तो जो ये वैल्यू आएगी ये भी क्या रहेगी? कांस्टेंट ही तो रहेगी। मतलब आई आर एम एस का कांस्टेंट, तो कहां रहेगा? इंटीग्रेशन के। तो ये पूरे की जगह क्या ये लिख सकता हूं? उठा के पुट कर दो इसको इस इक्वेशन में, चेक करो क्या आता है। E इज इक्वल टू आर आई डी टी की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूं? आई स्क्वायर आर एम एस इंटीग्रेशन, व्हाट इज इंटीग्रेशन डी टी? जीरो डी टी करूंगा तो ये आएगा। चेक करो वो इक्वेशन से इसको कंपेयर करो। मैंने वो इक्वेशन किसके लिए लिखा था? दैट इक्वेशन इज फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू करंट। करंट से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसकी उसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या? आई स्क्वायर आर टी। लेकिन अभी मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बताया था, उसमें जो वो आई है वो एक्चुअली में क्या है? आर एम एस है। दिख रहा है इसमें? ये पूरा सॉल्व करके मैं प्रूफ किया तो आपको समझ में आया कि इस इक्वेशन के अंदर जब मैंने इसको इंटीग्रेट वगैरह किया तो पूरा आपको समझ में आ रहा है कि कैसा यहाँ पे जो आई है, जो उस इक्वेशन का आई है वही तो है ना, ये पूरी इक्वेशन सेम ही तो है। हाँ, आर की जगह आर, टी की जगह टी, लेकिन वहां जो आई है वो एक्चुअली में क्या है? कभी लिखते हैं क्या? 10th में भी आपने वो फॉर्मूला यूज किया, लेकिन वहां बताया था किसी ने कि आरएमएस करंट होगा। क्लियर है? दैट इज एक्चुअली, इसलिए मैंने कहा ना, अगर बुक में क्वेश्चंस में करंट की वैल्यू दी, वोल्टेज की वैल्यू तो स्पेसिफाई नहीं किया कौन सा है, तो सीधा क्या ले लेना? क्योंकि हम जो भी एसी सर्किट डिजाइन करते हैं वो कौन सी वैल्यू के लिए डिजाइन करते हैं? आरएमएस वैल्यू। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। और आरएमएस का पूरा सिग्निफिकेंस समझ में आया। जहां भी वहां भी लिखा नहीं था, लेकिन वो है कौन सी? बाय डिफॉल्ट इट इज आरएमएस वैल्यू। समझे? क्लियर है? हाँ, इसके बाद हम सर्किट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। सर्किट में कौन सा करंट फ्लो होगा? एसी करंट फ्लो होगा। बराबर। अब वो जब सर्किट को डिजाइन करते हैं तो एसी के करंट की कोई एक फिक्स वैल्यू तो चाहिए। वो कौन सी वैल्यू लेते हैं? आरएमएस। ठीक है, वो देखेंगे। अभी फिलहाल तो हमको आरएमएस एज सच डायरेक्ट कहीं पे पुट करना नहीं है, लेकिन सर्किट स्टार्ट करना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट हम देखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन एक छोटे से देख के